कलम एहसास फॉर विमेन दिल्ली के छठे सत्र में आपका स्वागत है। प्रोग्राम शुरू करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने मोबाइल फोन ऑन कर लीजिए। आज के हमारे विशिष्ट मेहमान हैं जाने माने लेखक दास्तान गो हिमांशु बाजपेयी। हिमांशु बाजपेयी पक्के लखनऊआ हैं। वर्धा के महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में इन्होंने पीएचडी की। दास्तान गोई के ये अद्भुत फनकार हैं। लखनऊ समाज और संस्कृति पर दीवानाकार लिखते हैं और इनका अंदाज़े बयां मैं क्या कहूँ, आप खुद ही सुन लीजिए। हिमांशु आ जाइए। हिमांशु के साथ आज बातचीत करेंगी अर्चना डालमिया, जो दिल्ली कलम की सदस्य होने के अलावा सोशल एक्टिविस्ट हैं, अंग्रेजी कॉलमनिस्ट हैं और अपनी धुआंधार कलम से लगातार सामाजिक मुद्दों पर लिखती रहती हैं। ओवर टू यू अर्चना। जिंदगी अपने आप में ही एक कहानी बोलती है और हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई कहानी या किस्सा होता है, कई जिसमें से मशहूर हो जाती हैं, कई गुमनाम हो जाती हैं। तो आज हम आपका परिचय देने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि नीलिमा जी ने आपका परिचय दे दिया है। तो आज हम आपकी कहानी आपकी ज़ुबानी सुनेंगे। मेरी सुनाने लायक तो ऐसी कोई कहानी अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अभी और बहुत ज़रूरी कहानियाँ हैं जिन्हें सुनाया जाना बाकी है, तो फिर उस काम में मसरूफ़ हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि ये कहानियाँ सुनाना चूँकि मेरा काम है, मेरा पेशा है, तो उसमें कोशिश ये रहती है कि कोई भी जो अच्छी कहानी है वो उसको सुनाया जाए। और उससे ज़्यादा एक कोशिश ये भी रहती है कि कहानी सुनाने की जो अहमियत है, कला तो है, कहानी की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो महत्ता है, उसकी जो महिमा है, वो लोगों तक पहुँचे कि हाँ, एक कहानी को सुनाना क्यों ज़रूरी है। ये जो किताब आपने हाथ में ली हुई है, इसमें हमारे दोस्त हमारे वक्त के, हमारी पीढ़ी के सबसे बड़े दास्तान को, सबसे बेहतरीन दास्तान को, अंकित चड्ढा की एक बात लिखी हुई है। तो अंकित कहते थे कि एक ना एक कहानी सबके पास होती है और हमें उसे सुनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसे नहीं सुनाएंगे तो हमारे वजूद का कोई हिस्सा है जो हम खो बैठे हैं। तो क्या बात शब्दार अंकित के लिए, तो इसलिए कहानियाँ जी, हम लोग बचपन से ही कहानियाँ सुनते थे। हम बचपन में हम लोगों को हमारी एक दादी टाइप थी, वही सुनाती थी, और हम लोग सोते नहीं थे जब तक कोई ना कोई कहानी नहीं सुनते थे। लेकिन आज के दौर में ये सब बंद हो गया है। आई डोंट थिंक हमारे बच्चे आज कहानियाँ सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग टीवी और सिनेमा से इतने प्रभावित हैं कि वो लोग कहानियाँ ना सुनते हैं ना बोलते हैं। पर जैसे हम लोग बचपने में जब कोई हमको कहानी सुनाता था तो वो पूरा दृश्य खिंच जाता था, और वो शायद उस टाइम से बहुत वर्ल्ड में चला आ रहा था कि नुक्कड़ पे कहानियाँ कही जाती थी, घरों में कहानियाँ कही जाती थी, पर उसका शायद वो बिल्कुल ही आज के ज़माने में मर गया था। तो आपने शायद उसको रिवाइव किया है दास्तान गोई से। दास्तान गोई मेरे को जो मुझे समझ आता है, या आप समझा दें। जी, मैं देखिए दो हिस्से हैं सवाल के। एक तो ये कि पहले कहानियाँ सुनते थे लोग और अब बच्चे नहीं सुनते। उसका जवाब मेरे नज़दीक ये है कि पहले लोग कहानियाँ सुनाते थे इसलिए लोग सुनते थे, तो अब बच्चों पर तो ये जुर्म आ जाता है कि वो कहानी नहीं सुनते। लेकिन मैं पूछता हूँ कि सुनाने वाले कहाँ बचे? आपके दौर, जिस दौर की आप बात कर रही हैं, उसमें बच्चे इसलिए सुनते थे कि उनके दौर में उन्हें कहानी सुनाने वाले होते थे, यानी ऐसे लोग होते थे जिन्होंने अपने बुजुर्गों से कहानी सुनी होती थी। तो अब चूंकि ऐसे ही लोग कम बचे कि जिन्होंने कहानी, हमारी भाभी हैं वो हमारे भतीजे को कहानी सुनाती इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें कहानी नहीं सुनाई।
तो उन्हें कहानी आती ही नहीं है। तो उनके लिए आसान तरीका है कि वो खाना जब खिलाती हैं भतीजे को तो वो मोबाइल उसको दे देती हैं। अगर उन्हें कहानी पता होती और वो कहानी सुनाती तो वो बच्चा कहानी सुनता। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहानी सुनाना ज़रूरी है। कहानी सुनाने के लिए कहानी सुनना ज़रूरी है। दूसरा सवाल जो दास्तान गोई का है, तो मैंने तो बिल्कुल भी रिवाइव नहीं किया। मतलब मैं तो जब सीन में आया दास्तान गोई के, तब दास्तान गोई ऑलरेडी रिवाइव हो चुकी थी। रिवाइव किया महमूद फारूकी साहब ने और उनकी टीम ने, शमसुमान फारूकी साहब ने बहुत काम किया उस पर। तो हम तो बहुत बात, और उसके बाद अंकित चड्ढा ने हमारी वीडियो में बहुत काम किया। 2010 से अंकित ने जितना काम किया, मतलब हमें तो लगता है कि, और जिस तरह से उसने दास्तान गोई को मकबूल किया, हिंदुस्तान के छोटे छोटे गाँवों से लेकर हिंदुस्तान के बाहर बैन अवी सतह पर, वो तो शायद हम तो कभी कर भी नहीं पाएंगे। तो इन लोगों ने पॉपुलराइज किया और इन्होंने जो मेहनत की उसका फ़ायदा हमको मिला। अब मिल रहा है कि हम जब करते हैं तो लोग दास्तान गोई को इसलिए जानते हैं क्योंकि हमसे पहले अंकित या महमूद सर ऐसी दास्तानें सुना चुके हैं। तो दास्तान गोई क्या मोनो एक्टिंग का एक प्रकार है? दास्तान गोई कहानी सुनाने का फन है। ये नाम जरूर भारी भरकम लगता है, लेकिन दास्तान कहानी, गोई यानी कहना। दास्तान अपने आप में एक खास किस्म की कहानी है जो एक तवील कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें कई कहानियाँ किस्सा दर किस्सा आगे बढ़ती हैं, और ये ऐसी कहानी होती है जो कई कई दिनों, कई कई हफ्तों, कई कई महीनों, कई कई सालों तक सुनाई जा सकती है। बस इतनी सी बात है। मूल चेतना दास्तान गोई की उसी परंपरा से आती है जो हमारे यहाँ हजारों साल पुरानी है। संस्कृत ट्रेडिशन में भी है और फारसी में भी है। आपने जो ये पुस्तक लिखी है, सिर्फ इसका तो कवर ही बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें कई चीज़ें बनी हुई हैं। कबूतर है, एक औरत सिलाई कर रही है। तो जब हम लोग लखनऊ के बारे में सोचते हैं तो 3 चीज़ें तो आती ही हैं दिमाग में। एक तो लखनऊ का जायका, दूसरा लखनऊ की कढ़ाई, एक चिकन की कढ़ाई, और तीसरा है अपने ये आपका अदब और नज़ाकत और जो तरीका है बात करने का। तो आप लखनऊ के बारे में बताएंगे कि मैं इस कवर की थोड़ी इसके रमूज़ और असरार आप पर खोलता हूँ। ये शिराज हुसैन ने तैयार किया कवर। हमारे दौर के बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, ख्वाब तन्हा कलेक्टिव के नाम से उनका एक उपक्रम है। जब ये कवर, जब किताब ये छपने वाली थी तो शिराज से कहा गया कि भाई कवर आप तैयार कर रहे हैं, तो जो हमारे संपादक हैं राजकमल में निरूपम, उन्होंने कहा बात कर लीजिए। तो हमने एक फेरिस्त शिराज भाई को, जो कि हमारे दोस्त भी थे पहले से, वो उनको भेजी कि हमें ये चीज़ें चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ये तो पूरा लखनऊ नामा का कवर हो गया, इतनी सारी चीज़ें। खैर उन्होंने बाद में ये बनाया, और किस मूवी से बनाया। तो देखिए ये अंकित चड्ढा हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। ये तस्वीर, ये अंकित की तस्वीर है। उसके नीचे अमृतलाल नागर हैं, हिंदी के बहुत बड़े साहित्यकार हैं। लखनऊ पूरी तरह से उनकी रचनाओं में आता रहा। उसके बाद बिल्कुल नीचे मीर अनीस हैं, मरसियों के बहुत बड़े शायर मीर अनीस हैं। उसके बाद उनके बिल्कुल नीचे यूसुफ खां साहब हैं जो नौशाद साहब के उस्ताद थे लखनऊ में। ये एक चिकन की कढ़ाई करती हुई औरत है, और ये कथक का रक्स है। और ये 2 आम हिंदू और मुसलमान शख्स मस्ती से बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक लखनऊ की अवामी फ़िज़ा जो थी, अवामी फ़िज़ा, उसको, क्योंकि लखनऊ की जब बात होती है आम तौर पर लोग नवाबों से आगे नहीं बढ़ते। वो एक, चूँकि 21वीं सदी में लखनऊ का कल्चर एक ब्रांड बना, तो उसमें उस तरह की चीज़ों को ज़्यादा महिमामंडित किया गया और ये दिखाया गया कि लखनऊ तो कुल मिलाकर नवाबी जलवों के आसपास है। तो मेरी कोशिश इस किताब में यही है कि ये अवामी किस्से हों। तो इसमें नवाबों के किस्से बहुत कम हैं, या जहाँ पर नवाबों के किस्से आए भी हैं वो एक तरीके से उसमें भी प्रोटैगनिस्ट या मरकजी किरदार नवाब नहीं है। वो एक नवाब का बहाना लेकर एक प्रतिपक्ष रचा गया है अवाम की तरफ से। और इसमें तो सब्जी वालों के और बिरयानी वालों के और रिक्शे वालों के और भांडों के और इस तरह के लोगों के हिस्से हैं। तो ये एक किस्सा इसमें मैंने पढ़ा था, वो एक नवाब था जो लखनऊ एक शायद बहुत लेजी स्टेट है, सुस्त है। मतलब वहाँ पे सब लोग मतलब रिटायर्ड लाइफ जैसा लीड करते हैं। मैं तो इसका जवाब एक तरह से दूंगा कि इस हॉल में जिस शख्स ने सबसे पहले कदम रखा तो मैं था। आपने बात झुठला दी। तो
तो अगर कोई अगर मैं देर में आया होता और मेरा मेहमान पहले आया होता तो मैंने एक कहानी भी इसमें एक नवाब की पढ़ी थी, जिसमें वो नवाब बड़े आलसी थे, अपनी बीवी से हलवा बनाने को कहा। आप ही बताने का किस्सा। वो कहानी असल में एक मैं उसको बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो अपने लेजीनेस में उनकी सीधी करने वाला कोई नहीं। जी वो भी एक किस्सा है सब में। वो किस्सा ही है, पर वो- बहरहाल हाँ, है तो वो- सही कि जी हाँ, वो इसलिए भी कि आम तौर पर नवाबों की छवि अवाम में, और ऐसा होता है, मतलब एक अवाम की अपनी दुनिया होती है और नवाबों की या जो सत्ता वर्ग होता है हमारा, उसकी अपनी दुनिया होती है। तो ये जो जिस किस्से की आप बात कर रही हैं, असल में ये जो औरतें हैं लखनऊ के समाज में, जिस समाज के किस्से बार बार सुनाए जाते हैं, उसमें उन औरतों के साथ न्याय नहीं किया जाता। मुझे ऐसा लगता है, या अगर आप देखेंगे तवायफ में, इसमें एक जिक्र आया है तवायफों का भी एक जगह पर, तो उसमें भी तवायफों की उन सारी नकली बातों का तो नकली आराइशों का तो जिक्र होता है, लेकिन उनका जो मानवीय पहलू है उसका बिल्कुल भी जिक्र नहीं होता। तहजीब सीखने बेचते हैं। जी, तो हमने इसमें कहीं लिखा है कि लखनऊ के उस माशरे को एक अदब मंटो की ज़रूरत थी जो इस जुमले के पीछे छिपी गलाजत को उघाड़ देता कि ये तहजीब सीखने का जुमला अपने आप में कितनी बदतमीजियां समेटे हुए। तो ये जो किस्सा है जिसका आप जिक्र कर रही हैं, इसमें एक तरीके से मैं बल्कि किस्सा सुना देता हूँ, वो ज़्यादा। जी शायद एक नवाब साहब थे जो अपनी नवाबी का चिराग अपनी बेगम के आंसुओं से रोशन करते थे। नवाब साहब दिन भर घर में पड़े पड़े हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे और बेगम बेचारी गृहस्थी चलाने को मोहल्ले भर के कपड़े सिलती। घर का सारा काम भी उन्हीं को करना पड़ता। बेगम समझाकर हार जाती, मगर नवाब साहब की नवाबी कम नहीं होती। जरा जरा सी बात पर बेगम पर चिल्लाना, गालियां देना वो मर्दाना शान समझते थे। एक शाम बेगम सिलाई के काम से जैसे ही फारिग हुई, नवाब साहब ने उन्हें हलवा पकाने का हुक्म दिया। बेगम थकी हुई थी, कुछ देर आराम करना चाहती थी। उन्होंने नवाब साहब से मध्यम लहजे में थोड़ी देर सब्र करने की इल्तिजा की। अपने हुक्म की तामील में ताखीर नवाब साहब को कतई पसंद नहीं थी। आग बबूला हो गया और कड़क लहजे में बेगम से फौरन हलवा पकाने को कहा। बेगम ने फिर कहा कि बस अभी बनाए देती, जरा दम तो लीजिए। अब तो नवाब साहब का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया, गालियां बकने लगे। मगर बेगम ने भी आज कुछ ठान ली थी, न उठी तो न उठी। उल्टा नवाब साहब को जवाब और दे दिया कि ज्यादा जल्दी हो तो खुद ही पका लीजिए। बस जवाब सुनकर नवाब साहब को आ गया था, घुस गया रसोई के अंदर और लगे हलवा बनाने। पर बनाना तो आता नहीं था, सोचने लगे कि हलवा बनता कैसे है। ख्याल आया कि कुछ लिजलिजा सा होता है। सो आटे में पानी मिला दिया और कढ़ाई जलते हुए चूल्हे पर चढ़ाकर उलटने पलटने लगे। जब देखा कि हलवा बन ही नहीं रहा तो ऊंची आवाज में बोले, भाई अब मैं हलवा नहीं गुलगुले खाऊंगा। इसके बाद उसी पानी मिले आटे से गुलगुले बनाने की कोशिश करने लगे। गुलगुले भी नहीं बने। फिर सोचा आटे के चिल्ले भी बन सकते हैं, बस थोड़ा पानी और मिलाना पड़ेगा। बेगम को सुनाते हुए बोले, गुलगुले नहीं, अब तो चिल्ले का मगर थोड़े के चक्कर में आटे में इतना पानी मिला दिया कि सब पानी पानी हो गया। अब नवाब साहब के छक्के छूटने लगे, चिल्ले भी गए। अब क्या किया जाए? जब कुछ नहीं समझ में आया तो एकाएक पेट पकड़कर पलंग पर औंधे मुंह जा गिरे और चिल्लाने लगे, हाय अल्लाह, बहुत जोर का पेट दर्द उठा है, अब तो मुझसे कुछ न खाया जाएगा, बस किसी तरह सो जाऊं कि निजात मिले। बेगम लेटे लेटे पहले तो ये तमाशा देखती रही, फिर आंखें मूंद ली। नवाब साहब काफी देर तक कराहते रहे, फिर चुपके से सर जो उठाया तो देखा कि सुबह की थकी हारी बेगम अपने बिस्तर पर चैन की नींद सो रही थी। ये किस्सा है। क्या बात है, वेरी नाइस। और इसका नोटबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये ऐसा कुछ है। हिमांशु जी, ये जो आपने पुस्तक लिखी है, ये एक्चुअल स्टोरीज है या आपने कलेक्शन? ये इसमें 2-3 तरह की चीजें हैं। इसमें 90% किस्से तो असली किस्से हैं जो अलग अलग लोगों के, अलग अलग शख्सियात के हैं।
कुछ किस्से जो कि एक कोशिश थी किस्से जमा करने की, तो उसमें कुछ किस्से ऐसे हैं, जैसे ये किस्सा, ये एक तरीके से फोक टेल की तरह है लखनऊ के समाज में। तो हमने जो किस्से, जो ओरिजिनल किस्से भी हैं, रियल किस्से भी हैं, वो भी सुने ही हैं या कहीं किताब में पढ़े हैं। तो मुझे लगा ये किस्से भी सहेज लिए जाने चाहिए, तो ये किस्सा इन किस्सों का भी है, लेकिन ये कुछ कम है और वो ज़्यादा किस्से हैं जो रियल किस्से हैं, जिसमें हमने शायरों की और आम लोगों की और इस तरह की बातें, तो वो है। तो एक समझ है लोगों की कि उर्दू मुसलमानों की लैंग्वेज है, आपका इसमें क्या कहना है? क्योंकि आप मेरा इस पे कुछ भी नहीं कहना है, ये मतलब नादानों का ये मानना है या जाहिलों का ये मानना है, तो सारे ही जाहिल हैं। हाँ तो बदकिस्मती हमारी ये है कि आजकल जाहिलों की तादाद थोड़ी ज्यादा है। देखिए है क्या, देखिए जबान, जो लिसानियात के जो लिंग्विस्टिक्स के लोग हैं, वो जबान कैसे बनती है? जबान कभी भी मजहब की बुनियाद पर बन ही नहीं सकती, वो बनेगी हमेशा खित्ते के, क्षेत्र के आधार पर। अगर जबान मजहब के आधार पर बनती तो जो केरल का मुसलमान है उसको भी उर्दू लखनऊ की बोलनी चाहिए थी, क्योंकि उर्दू अगर आप मतलब ये मान लिया जाए कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है, तो थोड़ी सी चेतना की कमी है हमें लगता है, और चेतना से भी ज्यादा नियत की खराबी है हमें ऐसा लगता है। मतलब जो लोग ये जानते हैं कि उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है, वो भी इस बात को प्रोपेगेट करते हैं कि उर्दू मुसलमानों की जबान है, तो नियत की खराबी का मसला है। और आजकल कुछ ज्यादा ही चला हुआ है। नहीं, खराब नियत वाले लोग हमेशा रहे हैं, बस ये है कि उनका वक्त थोड़ा अच्छा चल रहा है आजकल। तो ये है। तो आपको ये शौक कैसे चढ़ा? ये आपको कब आपने अपना ये टैलेंट डिस्कवर किया? टैलेंट है ये तो अभी भी नहीं डिस्कवर कर पाए हम, लेकिन अंकित ने किया। अंकित थे दास्तान गोई करते थे, और अंकित के बारे में कुछ बताएंगे? आई थिंक अंकित के बारे में जानते होंगे ज्यादातर लोग, दिल्ली के ही थे। अंकित चड्ढा 2018 में मई में 30 साल की उम्र में एक हादसे में उनकी जान चली गई। और दास्तान गोई की, जैसे मैंने कहा कि हम भी दास्तान गोई करते हैं, बहुत सारे लोग और भी करते हैं। सुनील जी यहाँ बैठे हैं, सुनील जी भी दास्तान गोई करते हैं और अच्छी करते हैं। लेकिन ये मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि जैसी दास्तान अंकित सुनाता था, शायद हम में से कोई नहीं सुनाता था। तो वो शिराजी का एक शेर है फारसी में, शुनीदा चे बुवद मानिंदे दीदा, सुना हुआ कभी देखे हुए की बराबरी नहीं कर सकता। क्या बात? शुनीदा चे बुवद मानिंदे दीदा, तुरा दीदा के यूसुफ राज शुनीदा। हम ये सुनते हैं कि यूसुफ बहुत खूबसूरत थे, दुनिया की आधी खूबसूरती से उन्हें बनाया गया। हमने यूसुफ के बारे में सुना है, हमने तुझे देखा है। तो हमने मोहम्मद हुसैन जा को, अम्बा प्रसाद रसा को, अहमद हुसैन कमर के बारे में सुना है कि ये बहुत बेहतरीन दास्तान को थे। हमने अपने दौर में अपनी आंखों से अंकित चड्ढा को देखा है दास्तान सुनाते हुए, अपने कानों से उन्हें सुना है। तो अंकित बहुत ज़बरदस्त दास्तान को, तो अंकित से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी थी, यानी तब की थी जब अंकित ने दास्तान शुरू नहीं की थी और दास्तान की तैयारियों में वो लगे हुए थे। तो उसके बाद कई साल से अंकित ये कहते थे मुतवातिर कि भाई आपका हाफिज़ा अच्छा है, आपका तलफ़ुज़ अच्छा है, उर्दू में दिलचस्पी है, तो आपको दास्तान करनी चाहिए। लेकिन हर बार जैसा होता है कि भाई ठीक है, वो आई गई बात हो गई। फिर जब लगातार उन्होंने कहा तो मुझे लगा चलो ठीक है करके देखते हैं। तो हमने तो कभी भी थिएटर नहीं किया था, कोई मेरा ऐसा कोई वास्ता ही नहीं था। हमने कहा ये कौन सिखाएगा हमको ये परफॉर्मेंस उस तरह से? अंकित ने कहा मैं सिखाऊंगा। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप किसी से बड़े इश्तियाक में, बड़े उत्साह में कोई वादा कर देते हैं, कर तो देते हैं, आप निभा नहीं पाते। आजकल आप देख ही रहे हैं। तो लेकिन अंकित, उन्होंने अगर पहले दिन मुझसे ये कहा, बड़ी खुशी से कहा कि मैं सिखाऊंगा, तो आखिरी दिन जिस दिन अंकित से मेरी बात हुई है, उस दिन भी अंकित मुझे ये बता रहे थे कि किस तरह से इन चीज़ों को करना चाहिए। तो वो वादा अपना निभाया अंकित ने, और हम तो बिल्कुल भी लायक नहीं थे अंकित के साथ परफॉर्म करने का। बहुत बड़ा आर्टिस्ट था वो, मतलब तो सचिन तेंदुलकर के साथ, मतलब रविंद्र जडेजा बैटिंग कर ले तो। लेकिन अंकित
का बड़ापन भी था ये कि हम उनके बराबर में बैठ के दास्तान सुनाते थे। तो हमारे यहाँ रहीम का एक दोहा है हिंदी में, जो छोटे संग हित करें धन रहीम वे लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जो। सुदामा कहाँ था कृष्ण की मित्रता की होगी। तो बड़े लोग वो होते हैं जो छोटों के साथ अच्छा करते हैं। तो अंकित का मामला है। क्या बात। इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग होती है या बच्चों को सिखाया जाता है? इसको आप आगे इनकरेज कैसे कर रहे हैं? ट्रेनिंग तो होती है इसकी। हमने और अंकित ने दोनों ही ने महमूद फारूकी साहब से सीखा, क्योंकि दास्तान को एक तरीके से परफॉर्मेंस के लेवल पर उन्होंने ही रिवाइव की और उन्होंने शुरू की थी 2005 में, और उसके बाद बहुत पॉपुलर हुई तो और भी लोग जुड़े। तो उसमें अंकित भी थे, अंकित 2010 में जुड़े। हमने एक वर्कशॉप होती थी उस जमाने में, वो सब लेते थे, तो उसी वर्कशॉप में अंकित ने भी शिरकत की 2010 में। और फिर 2013 में अंकित ने फिर हमसे कहा कि वर्कशॉप हो रही है, आप उसको ज्वाइन करिए। तो हमने तो सीखा महमूद सर से, और महमूद सर के बाद अगर किसी से सीखा तो अंकित से सीखा। अंकित चूंकि दोस्त थे तो उनसे ज़्यादा अधिकार से चीज़ें हम पूछ सकते थे कि भाई ये ऐसे कैसे होगा। तो अंकित और महमूद सर दो लोग हैं जिनसे। तो ये खाली उर्दू में दास्तान गोई तो उर्दू की ही फॉर्म है, उर्दू में ही का मतलब हिंदी में आप कहानी सुनाए तो कथावाचक, मतलब उसका नाम दास्तान गोई तो उर्दू की चीज है। एक सेक्शन पे सिमट गई है। नहीं, सिमट तो नहीं गई है। असल में है क्या कि ये जो आप बात कर रही हैं ये उर्दू ही है। तो पर उर्दू के साथ हुआ क्या है असल में, एक तो सियासत है जहां उर्दू के साथ आती है, वो उर्दू को उस तरह से देखती है, लेकिन जबान के तौर पर बोली जाने वाली जबान उसकी असल में रस्म व जो है वो सिमट रही है कुछ खास वजहों से। लेकिन जबान के तौर पर तो उर्दू, अगर उर्दू सिमट रही है तो वो हिंदी भी सिमट रही है। चीज के पीछे जब एक समृद्ध रिवायत होती है तो वो फिर रहती है जबान। मतलब उर्दू में मैंने देखा है कि लोग गाली भी देते हैं। नहीं, गाली नहीं देनी चाहिए किसी भी जुबान में। हाँ, बिल्कुल। तो आप लखनऊ में जब आपने ये शुरू किया, आपने पढ़ाई की, फिर उसके बाद डॉक्टरेट की शायद, तो इसमें आपकी चाहिए उतना नहीं किया, लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना किया अगर उतना भी ना करते तो क्या होता। अच्छा, उनको जो तवक्को थी वो आपने नहीं किया, मतलब हाँ तो वो तो हाँ वो नहीं किया मैंने, सही बात। तो वही तो आई नहीं। ठीक है। अपनी किताब में कुछ लखनऊ की वो महिलाओं के बारे में लिखा है जो चिकनकारी करती हैं और उनको बहुत कम पेमेंट दी जाती है। मतलब बाहर जाके तो शायद 1-1 लाख रुपए की साड़ी होती है, लेकिन उनको शायद घर घर में वो मसला असल में हर जगह है जहाँ भी इस तरह की संस्कारी है, वो ये मसला है। और लखनऊ में, चूंकि लखनऊ को हम चौक में पैदा हुए पले बड़े, वो ही एक मरकज है लखनवी तहजीब का भी और चिकनकारी का भी। तो चिकन की कढ़ाई में क्या होता है कि जो ये कढ़ाई है ये सब करती हैं जो लखनऊ के मुज़फ़्फ़रात में जो गांव हैं वहाँ, या और जो घरेलू औरतें, उनकी मजदूरी बहुत ही कम है और आमतौर पर इस पर बात नहीं होती एक दिन की। और 50 रुपए की मजदूरी में 10 घंटे एक जगह पर बैठ करके और उस तरह से काम करना है, और वो साड़ी बिक कितनी रही है और कितने की बिक रही है और क्या उसकी पजीराई हो रही है उस दुकान वाले की। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो कहते हैं भाई हम वहाँ से खरीदते हैं, साड़ियाँ खरीदते हैं, तो दुकान वाले की तो बहुत पजीराई हो रही है, लेकिन जिन हाथों ने उन्हें ये जीनत दी उनकी बात नहीं होती। तो वो इसमें शेर है इफ्तिखार साहब का, वो जो आबे ज़र से लिखी गई थी वो दास्तान भी मुस्तनद, वो जो खूने दिल से लिखा गया था वो हाशिया भी तो देखते। क्या बात, क्या बात, वाह। जी आप चौक में बैठे हुए, वहाँ पे कुछ नुक्कड़ कल्चर है कि जगह जगह लोग, जैसे मैंने पहले कहा था कि बड़े सुस्त किस्म के हैं, तो पान वाले की दुकान पे खड़े हुए तो वहाँ किस्से शुरू कर दिए, या बहुत नुक्कड़ कल्चर है। एम आई राइट? नुक्कड़ कल्चर तो हर रिवायती शहर में है और होना चाहिए। और नुक्कड़ कल्चर जब से खत्म हुआ ना,
तभी से ये इतनी ज़्यादा फ़र्का परस्ती और इतनी ज़्यादा बुराइयां भी हमें लगता आ गई। मतलब एक नुक्कड़ कल्चर में क्या होता था, एक लिहाज होता था कि अगर आप किसी पान की दुकान पे खड़े हैं और आपके पड़ोस में एक मुसलमान आदमी खड़ा है, जैसा मैं हिंदू हूँ तो मेरे पड़ोस में अगर कोई मुसलमान खड़ा है तो मैं उससे बदतमीजी और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, मुझे पता है ये साथ में खड़ा है। वो एक लिहाज था बीच में। अब नुक्कड़ पे धोना, नुक्कड़ पे जाना हो गया बंद। अब फेसबुक पर है तो भाई फेसबुक पे तो वो सामने खड़ा नहीं है तो हम कुछ भी लिख दें, तो वो लिहाज जो था वो चला गया। भोपाल के बारे में हमने एक बात पढ़ी, वो श्याम मुंशी वहाँ पर एक मुसन्निफ हैं, भोपाल पर लिखते हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल में पटियाबाजी जो खत्म हुई, इसका नतीजा हुआ कि भोपाल अजीब तरह का बन गया। मतलब वो भोपाल जिसकी पटियाबाजी से मुराद ये थी कि पुराने भोपाल में घर के सामने पटिया होता था और वहाँ सब लोग देर रात तक बैठते थे जी लगाते थे। तो वो ये जो रिवायती कदरें हैं उनमें सारी चीज़ें अच्छी नहीं होंगी, बहुत सारी ख़राब चीज़ें भी थी, बहुत अमानवीय चीज़ें भी थी, लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारी मुश्तरका तहजीब की असास थी एक तरीके से। और सेक्युलरिज्म की हम आज बात करते हैं पॉलिटिकली, वो क्यों, मतलब वो ठीक है, उसको कुछ लोग कहते हैं कहीं से लिया गया ये वो। भारत का जो स्वाधीनता आंदोलन था, जो फ्रीडम मूवमेंट था, ये उससे निकली हुई वैल्यू है असल में। अगर हम इसको ये ना भी माने कि हमारे समाज में बहुत रिवायती तौर पर इस तरह की चीज़ें थी, तो ये जो नुक्कड़ कल्चर जिसकी आप बात कर रही हैं, चौक में तो था ये, और किसी भी शहर के किसी भी पुराने हिस्से में होगा ही है, नए हिस्सों में नहीं होगा। नए हिस्सों में क्या होता है कि चूंकि एक ख़ास किस्म की मसनूई तहजीब हमने अपने ऊपर ओढ़ ली, क्योंकि हमने अपनी इंफरादियत से खुद को काट लिया है। क्या कि लखनऊ में जो आदमी गोमती नगर में रहता है, उसकी इंस्पिरेशन लखनवी होना या चौक का होना या राजा बाजार का होना नहीं होता, उसकी इंस्पिरेशन होता है दिल्ली का होना। अब वो दिल्ली के होने के चक्कर में वो ख़ास किस्म की मसनूई अदा अपने ऊपर लाद लेता है। तो उसमें क्या होता है कि वो अच्छा, ये जो हमारी जो एक तरीके से 90s के बाद जो इकोनॉमी जब खुली, उसमें क्या हुआ, उसमें एक बाजार ने क्या किया, हर शहर को एक जैसा बनाना चाहा। तो इसलिए उसने शहर की जो मौलिकता थी उसको उस पर हमला करना चाहा, क्योंकि जब शहर एक जैसे होंगे तब एक जैसा बाजार लगेगा। उस केस में क्या हुआ कि नए लखनऊ में अगर आप गोमती नगर में खड़े हैं और भोपाल के MP नगर में खड़े हैं और किसी भी शहर के किसी भी नए हिस्से में खड़े हैं, तो आपको कोई पुराने शहर की कोई बुबास नहीं होगी, आप लगभग एक जैसी जगहों पर खड़े हैं। तो ये जो मौलिकता जो किसी शहर की पहचान होती थी, वो इसमें चली गई, ये नुकसान हुआ। तो नुक्कड़ के खत्म होने से ये नुकसान हुआ। मैं समझती हूँ कि एटमॉस्फेयर इतना विशिएट हो गया है कि बीच में दरार आ गई है, तो क्या आप वो भी महसूस करते हैं वहाँ पे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल महसूस होता है, और कोई कहता है कि नहीं होता और तो वो खराब चीज़ है। साफ मैं एक उदाहरण देता हूँ, चौक में लखनऊ में होली की एक बारात निकलती थी, बहुत ज़मानों से निकल रही थी, मतलब बहुत पुरानी चीज़ है, सब मिलकर निकालते थे। इस बार इस होली में उस बारात में हमने जय श्री राम के नारे लगते हुए देखे, और नारे से दिक्कत नहीं है जय श्री राम से, वो जो टोन है ना, वो समझा देती है कि आप किस नियत से वो नारे लगा रहे हैं। और उस जुलूस में जिसको कि शुरू कराया गया किस तरह से मुश्तरका तौर पर, और जो हमेशा लखनऊ के माथे का टीका रही, उसमें ये हुआ हिंदू और मुसलमान जी बिल्कुल एक साथ निकालते थे, नाचते थे, रंग खेलते थे, और जब वो बारात आगे बढ़ती थी तो सारे मोहल्लों में जो इलाके के जो प्रोमिनेंट मुसलमान होते थे वो उसका स्वागत करते थे, गुलाल लगा करके, फूल उछाल करके, शरबत पिला करके। और लखनऊ में मुहर्रम में सबीले लगवाते थे। कितने गैर मुस्लिम अभी भी हैं, और गैर मुस्लिम अंजुमनें हैं लखनऊ में जो बाकायदा मातम करती हैं। तो ये हमारा कल्चर था। अभी जब ये बातचीत शुरू नहीं हुई थी तो मैं यही बात कर रहा था कि कितने सारे शायर थे जिन्होंने मरसिए कहे। छन्नूलाल दिलगीर का अभी भी वो उनका जो नौहा है
घबराई की ज़ैनब, वो आज तक पढ़ा जाता है, इस तरह का है। तो कोशिश है उस बात को। आप कास्ट सिस्टम में तो नहीं बिलीव करते, आई एम श्योर, क्योंकि हम तो नहीं करते, किसी को भी नहीं करना चाहिए। कोई पर जैसे आप वाजपेयी हैं जी, वाजपेयी शायद बिहार में वाजपेयी बोलते हैं, और यहाँ मेरी तो कभी दिलचस्पी का मौजूद रहा नहीं, तो क्योंकि डिफरेंसेस आ जाते हैं नाम में, भाषा में, और आजकल के इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए या क्रिएट कर गए हैं। मैं मीर का एक शेर सुनाता हूँ आपको। मीर कहते हैं, सैयद हो या चमार हो, इस जा वफा है शर्त। जा मतलब जगह, सैयद हो या चमार हो, इस जा वफा है शर्त। क्या पूछते हो आशिकी में जात के तई, क्या वफादारी होनी चाहिए, वो इश्क की जहां है। क्या बात, क्या है? तो आप पहले पत्रकार थे, जी जी, पहले पत्रकार था, और अब शायद अब कहानियां सुनाते हैं। तो पत्रकारिता में भी कहानियां ही सुनाते थे, तो मैं दूसरी तरह से सुनाते थे। दूसरों को कहानियां पूछते थे। जी, तो कहीं आप पॉलिटिक्स में आने की, या हाँ भाई, मौका मिलेगा तो बिल्कुल आएंगे, मतलब क्योंकि जल्दी जल्दी पार्टी चुन लीजिए, कई खत्म होने पे हैं। नहीं, वो तो लखनऊ में क्या हुआ कि इस किताब में वो भी किस्सा है कि एक शायर वो हमारे यहाँ, उनका नाम था आनंद नारायण मुल्ला, जस्टिस भी थे। तो मुल्ला जी ने इलेक्शन लड़ा 1967 में, निर्दलीय रहा, लखनऊ से, कश्मीरी थे। और उनकी वो मशहूर कमेंट उन्हीं का है, उन्होंने कहा था कि यूपी पुलिस गुंडों का, हाँ बिल्कुल जी जी, वो उन्हीं का कमेंट है। तो मुल्ला जी ने इलेक्शन लड़ा 67 में, और उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा वी.आर. मोहन ने, जो कि रोमी किंग्स के मालिक थे, लखनऊ से, कांग्रेस से। और मुल्ला जी ने उनको हरा दिया। तो लगता है कि पॉलिटिक्स, हर इंसान को उसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। तो कभी मौका रहेगा तो बिल्कुल। बल्कि छोटे शहरों में तो आप किसी नुक्कड़ पे खड़े हो जाएं और लोग पॉलिटिक्स की बात कर रहे होते हैं, और एक एक मेरा ख्याल है अखबार का उनको एक एक पन्ना में क्या लिखा हुआ है वो सब पढ़ते हैं। शहर में तो पॉलिटिक्स मतलब इतनी नहीं होती जितनी ये छोटे शहरों में होती है। नहीं, थोड़ा होती तो हर जगह है, और अब तो कुछ ज़्यादा हो रही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ इस पर कि आप बात कर ले रहे हैं, ये भी एक गलत तरह से, गलत बोध है हमारे अंदर राजनीति का। राजनीति की समझिए, ये जुमला हमने अक्सर सुना है कि चूंकि लोग छोटे शहरों में राजनीति पर बात करते हैं, या हमने यूपी बिहार के बारे में बहुत सुना है कि वहाँ ये, उसके बारे में ये कहा जाता है कि लोग बहुत, असल में बात तो करते हैं वो, लेकिन वो बात, राजनीति इंसानी जिंदगी को कैसे बेहतर बनाती है, कैसे उसकी चेतना को विस्तार देती है, रूह को कैसे वुसअत देती है, शऊर को कैसे बेदार करती है, ये समझ, ये संवेदना, ये सरोकार जब तक आप नहीं सीख रहे हैं, तब तक मैं तो यही मानूंगा कि राजनीति की समझ नहीं है आपको। बात आप कर रहे हैं राजनीति में। ये जो फेक न्यूज भेजते हैं व्हाट्सएप पर, ये भी इसी गुमान में रहते हैं कि हम तो बहुत पॉलिटिकली अवेयर हैं, क्योंकि हम ये फेक न्यूज बढ़ा दे रहे हैं हमें। दिले गुदाज और लबे खुश को चश्मे तर के बगैर, ये इल्म फन, ये दानिश्वरी नहीं कोई शय। तो वो है महाराज का। मांझी जी, अपनी पर्सनल लाइफ का कोई किस्सा बताएं जो आपको, जिसने इंस्पायर किया हो। पर्सनल लाइफ में एक किस्सा ये है कि तहलका में जब हम काम करते थे 2010 में, तो काकोरी लखनऊ के बिल्कुल पास है, काकोरी एक्शन वहाँ हुआ था 1925 में। तो वहाँ एक स्मारक बनाया सरकार ने, तो अगस्त था, तो हमने कहा चलो चल के देख लेते हैं एक बार। ऐसे कभी गए नहीं थे, हम भी इतनी पास थे लखनऊ में। वहाँ गए तो उसकी बहुत बदहाल हालत थी, जैसा होता है, मतलब बिल्कुल गंदगी वहाँ थी, और घास बड़ी बड़ी उगी हुई थी, और मूर्तियाँ टूट गई थी, और पेंट नहीं था। और वहाँ रजिस्टर जब हमने देखा
जो विजिटर था, तो उसमें आखिरी इंसान जो उसके अंदर गया था वो 4 दिन पहले गया था, और उस दिन भी वो गया था तो शायद 2 या 3 ही लोग गए थे। तो मुझे लगा यार ये क्या, मतलब इतना बड़ा केस था वो हिंदुस्तान का, काकोरी कांड जिसे हम बोलते हैं, ट्रेन रॉबरी, और अशफाक और बिस्मिल और रोशन सिंह और लाहिड़ी ने उसमें अपनी जान की कुर्बानी दी थी, लेकिन लोग नहीं जाते वहाँ, उसकी कोई कदर भी नहीं है, उस बदहाल है। तो वो तहलका में हमने उस पर 1 पेज की कोई रिपोर्ट लिखी थी, लेकिन वो बात मेरे जहन में थी कहीं। तो अब जब दास्तान को ही हम करने लगे तो फिर वो चूँकि मेरे जहन में कहीं था, तो अब जो हम दास्तान अभी कर रहे हैं और जो बड़ी मशहूर भी हो रही है, लोगों तक पहुंच भी रही है, वो काकोरी केस पर है। तो मैंने ये किस्सा इसलिए सुनाया कि कहानी कोई भी चीज़ हो, वो आपको हो सकता है कि 15 साल बाद आप उस पर जहन लगाएं कि यार ये बात तो हमें वहाँ से मिली थी, लेकिन वो आपके अंदर रह जाती है, कुछ इंस्पायर कर। जी बिल्कुल। तो आपके कोई बचपन के किस्से जिससे आप इसमें? बचपन के किस्से तो बहुत अच्छे नहीं है, सब खराब किस्से हैं बचपन के। तो वो उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि एक बचपन हमने ऐसा देखा, मतलब अब ये कितना ख़राब ज़माना आ गया है कि मेरी 32 साल की उम्र है, और अगर हमें बुजुर्गों की तरह बात करनी पड़े कि हमने अपने बचपन में एक ऐसा दौर देखा जब हमने कौन सी दुनिया बना दी है भाई कि 32 साल का आदमी बूढ़ों की तरह बात कर रहा है कि भाई हमने अपने बचपन में एक ऐसा लखनऊ देखा जो ऐसा था और वैसा था, लेकिन ये ऐसा हो गया है असल में। पर 32 साल में तो बहुत चेंज आ गया है। 32 साल में उतना बड़ा चेंज आना नहीं चाहिए था जितना आ गया। और 32 साल क्या आ गया, मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि 10 साल स्मार्टफोन के आने से पहले दुनिया अलग थी और अब अलग हो गई। हाँ बिल्कुल ठीक है। 2014 से पहले अलग थी, अब अलग हो गई। तो वो है, लेकिन बचपन एक ऐसा था जिसमें मतलब हम ऐसे क्यों बन गए, क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा जो अच्छी बातचीत करते थे, जो बात गुफ्तगू करते थे, जो शेर सुनाते थे, जो किस्से सुनाते थे, या जर्नलिज्म में भी जब आए तो ऐसे लोगों को देखा जो जिनके लिए जर्नलिज्म एक हिम्मत से और मेहनत से होता था। तो अब वो हमें लगता है कि उस तरह से देखते हैं तो लगता है कि यार बस बात इतनी सी हुई कि कुछ ठीक लोग मिल गए ज़िंदगी में, तो कुछ कर लिया। क्या हो सकता है गलत लोग मिल गए, वरना जो लोग कर रहे हैं वो हम भी कर रहे होते। मैं एक शेर आपको सुनाती हूँ जो एक मेरी फ्रेंड ने दिया है। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। ये इकबाल का शेर है। ये सही बात है, ये इकबाल ने तो कब कहा था, लेकिन ये समझ नहीं रहे हिंदुस्तान वाले। तो वो उनको समझना चाहिए। ऑडियंस में से जो आपसे हिमांशु, इसमें से कोई फड़कता हुआ किस्सा तो पढ़ दीजिए, तो वो जायका रहेगा जाते वक्त। जी मैम। ये किस्से की शुरुआत में एक बात है, जो तहजीब जिसका बहुत जिक्र होता है लखनऊ में कि तहजीब का शहर है। तहजीब भी असल में हो क्या गया कि उस जिस तहजीब का जिक्र होता है उसमें कुछ ख़ास किस्म के लोग ही उसके रूह रवा नज़र आते हैं। तो उसमें एक बात लिखी हमने कि हमने क्या लिखी, हमने किसी से सुनी थी लखनऊ में, किसी बुजुर्ग से। बुजुर्ग कहते थे कि तहजीब किसी नवाब के शबिस्ता में रखा हुआ गुलदान नहीं कि चंद लोग ही उसके मालिक व मुख्तार बन जाएं। तहजीब तो किसी फ़कीर के हुजरे से उठने वाली लोबान की महक है जो बगैर किसी तफरीक के अमीर और गरीब दोनों को महकाती है। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत चीज़ है किस्सा। अब ये इसमें एक किस्सा है। आपने अपना हर किस्सा एक शेर से एंड किया है। हाँ। तो बचपन में जब हम देखते थे न्यूज़, और जब जर्नलिज्म में मतलब पढ़ाई कर रहे थे, तो वो पीछे कैमरा देते थे तो शेर पढ़ते थे। तो इसकी इंस्पिरेशन कमाल खान साहब है। वो उनका पीटीसी जो था बड़ा अच्छा लगता था यार, जो उन्होंने रिपोर्ट की और एक शेर पढ़ दिया। तो फिर वो थोड़ा थोड़ा हमने भी उसमें
कर दिया उसको। है अवधी के बहुत बड़े कवि थे पढ़ीस। लखनऊ में क्या होता है, चूंकि हमने लखनऊ को फिल्मों ने और कुछ खास किस्म के लेखकों ने इस तरह से उभारा कि मसलन लखनऊ में सब उसी तरह की उर्दू बोलते थे जैसी हम फिल्मों में देखते हैं। उसमें हुआ क्या कि अवधी की चीज़ें बिल्कुल ही उन पे, मतलब उर्दू के जो बहुत ही ख़राब शायर हैं लखनऊ में, उन पे आपको सेमिनार होते दिख जाएगा। लेकिन अवधी का इतना बड़ा कवि है पढ़ीस, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस, जिसके बारे में रामविलास शर्मा ने कहा कि वो हिंदी का पहला वर्ग चेतना वाला कवि है। अमृतलाल नागर को उर्दू लिखना और पढ़ना पढ़ीस ने सिखाया। और जब पढ़ीस की डेथ हुई है 43 में, तो हिंदी से एक बहुत मशहूर मैगजीन छपती थी माधुरी, नवल किशोर प्रेस से छपती थी। माधुरी ने अपना पूरा एक विशेषांक पढ़ीस जी पर निकाला। क्या बात, पढ़ीस पर कोई बात नहीं होती लखनऊ में। पढ़ीस की ग्रंथावली 1998 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में छपी 1100 कॉपियां, वो आज तक बिक रही है। तो ये तो है लखनऊ का आलम। और देखिए एक तो ये होता है कि मेरा शहर है तो हम थोड़ा अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन बात ये है कि यगाना चंगेजी के साथ 1953 में लखनऊ ने बहुत बदतमीजी की। तो कोई भी शख्स जो एक खास तरह के तहजीबी अकीदों से इत्तेफाक नहीं रखेगा, उसके साथ मुश्किल होने वाली। तो पढ़ीस क्या थे? पढ़ीस वो इंसान है कि जब लखनऊ आकाशवाणी में हिंदी के लेखक जाना नहीं पसंद करते थे, तो वो जाकर उनको मनाते थे कि ये बहुत बड़ा मीडियम है और इसमें आप जाइए और ये इसकी इम्पोर्टेंस आप नहीं समझ रहे। तो वो इतना आगे का आदमी था और सिर्फ मेरे ख्याल 42-43 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। तो इसमें एक लंबा किस्सा पढ़ीस का है। और ये जो किस्सा है जो अभी सुना रहे हैं हम, ये पान वाले का है एक। तो लखनऊ पान के लिए मशहूर है। पान से जुड़ी एक दिलचस्प बहस ये भी है कि पान लगाए जाते हैं या बनाए जाते हैं। जहाँ एक तरफ अवाम में पान लगाने का मुहावरा ही ज्यादा मकबूल है, वहीं दूसरी तरफ पान के गाढ़े शायकीन और पुराने लोग कहते हैं कि पान लगाए नहीं जाते, बनाए जाते हैं। इस बात को मजबूती देने के लिए बरसों से एक किस्सा भी सुनाया जाता रहा है। हुआ यूं कि एक दफा लखनऊ में एक दिलफेंक नवाब साहब को एक पनवाड़ी दिखाई दी। नवाब साहब उसमें फरेफ्ता हो गए और पास जाकर बोले, भी पनवाड़ी 10 पान लगाना। पनवाड़ी में खास लखनऊ की थी। उसने फौरन अपने तेवर खड़े किए और अपने जूते की नोक पर हाथ रखकर बोली, कितने लगाऊं? कितने लगाऊं? नवाब साहब बेचारे सुन के सकपका गए। मुहावरा दुरुस्त करते हुए बोले, भी पनवाड़ी में अर्ज कर रहा था कि 10 पान बनाना। तो इस किस्से से मुहावरों के पेचोखम का तो पता चलता ही है। साथ ही एक बात और यहाँ होती है, वो ये कि ज़बान के मामले में लखनऊ के अवाम न सिर्फ बेहद एहतियात रखते थे, बल्कि बाज़ दफ़ा खवास तक की इस्लाह कर देते थे। बल्कि इस्लाह सिर्फ ज़बान तक ही क्यों महदूद रहे। मैंने तो एक ऐसे पान वाले को देखा जिसने जाने अनजाने इस माशरे की इस्लाह की है। जी हाँ, उस शख्स का नाम शिवनाथ था। मौसूफ की खास बात यह थी कि वो आशूर यानी 10 मुहर्रम के दिन कत्थे का पान नहीं बेचते थे, हरगिज़ नहीं। चाहे आप इसके लिए उन पर कारों का खजाना वार दें या उनकी कनपटी पर गोली मार दें। आशूर के दिन जो भी उनकी दुकान पर पान लेने जाता, शिवनाथ उसे बगैर कत्थे का पान ही पेश करते। जानने वाले खुशी खुशी कबूल भी कर लेते। कोई कत्थे के लिए इसरार करता तो शिवनाथ अपनी शहद घुली जबान से फरमाते, अम्मा छोड़िए, गमी के दिन होंठ क्या लाल करना। अगर कोई इनके इस अंदाज पर हैरत जाहिर करता या उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ता तो शिवनाथ बेनियाजी और इनकिसार से कहते, लखनऊ में पान वालों का यही आम कायदा था, देखा देखी हमने भी सीख लिया। शिवनाथ गलत नहीं कहते थे। अगर आप पुराने लखनऊ के पुराने लोगों से बात करें तो उनकी बात की तस्दीक हो जाएगी। मगर आज ये कायदा आम नहीं, इसलिए शिवनाथ की 10 साल पुरानी बात भी 100 साल पुरानी लगती है। शिवनाथ का एक आम कायदा और था, वो बच्चों या कमसिन लड़कों को कभी पान तंबाकू नहीं बेचते थे, चाहे वो कितना भी इसरार करें।
हमेशा थोड़ी सी सौंफ इलायची और बहुत सारी नसीहत देकर वापस भेज देते। शिवनाथ के इस अंदाज की आज बेहद याद आती है। अगर शिवनाथ को सिर्फ अपनी दुकान ही चलानी होती तो वो गम हुसैन का एहतराम क्यों करते, बच्चों को तंबाकू की जगह सौंफ इलायची क्यों थमाते थे। वो उस दौर के आने से पहले ही रुखसत हो गए जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पिछले कुछ सालों में लखनऊ में शादी ब्याह की दावतों में शाही पान दरबार की धूम है, जिसमें नवाबों के समंती लटके झटकों की घटिया तरीन नकल के साथ पान पेश किए जाते हैं। अफसोस कि आज के लखनऊ में घटिया से घटिया चीज अपने माथे पर शाही की चिप्पी लगाए बाजार में जलवानुमा है। अब शाही पान के शौकीनों को कौन समझाए कि लखनवी पान की असल लज्जत शाहाना नहीं बल्कि फकीराना है, जिसे शिवनाथ जैसे बेशुमार दरवेश सिफत पान वालों ने अपनी रूह से मुअत्तर किया है। क्या बात। वैसे हिमांशु जी एक चीज और है, आपके लखनऊ में एक सड़क नहीं है जिसपे पान का पीक ना हो। हाँ तो भाई सही है, मतलब ये अहमद जो है ना, वो अवधि में कहावत थी कि उनके कहीं गांव नहीं बसते, वैसे ही मिल जाते हैं ऐसे बिखरे हुए जा बजा मुंतशिर। लखनऊ में भी हैं। So, anybody from the audience? Anybody from the audience would like to? मैं पूछना चाहूँगी कि आज का यूं ही आवाज मेरी काफी नहीं बुलंद है पहुँच गई कि आज शोरो शर कलमल का दौर है, तो जो आज का लखनऊ है उसकी क्या तासीर है आज के लखनऊ की। ये जो जितनी दास्तानें आपने पढ़ी, लिखी, महसूस करी, रिसर्च की, जितनी, क्या इसको हम तारीख माने? और अफसोस से कहना पड़ता है आज का ये लखनऊ की तहजीब क्या है। आपने खुद ही कहीं कहा है शायद कि नोहा ना पढ़े, तहजीब का नोहा आज भी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। अभी भी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। क्या बात। तो क्या ये लागू होता है आज? मतलब हमें ये लगता है कि जरूरत इस बात की है कि हम बताएं कम से कम लोगों को कि हाँ वो क्या तहजीब थी जिसका इतना चर्चा था। तुलसीदास की रामचरितमानस में बहुत मशहूर चौपाई है, जाने बुन न होए प्रतीति बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब हम किसी चीज को जानेंगे तब उसकी गहराई को, उसकी अनुभूति को समझेंगे। जब किसी चीज की अजमत को, उसकी अनुभूति को पाएंगे तब उससे प्रेम करेंगे। तो बिना जाने प्रेम नहीं कर सकते, इतनी सी बात है। तो लखनऊ जरूर बदला होगा। मतलब हमने तो उस लखनऊ में आंखें नहीं खोली जो सरशार का और दयाशंकर नसीम का लखनऊ था। हमने उस लखनऊ में भी आंखें नहीं खोली जो कि यशपाल का और भगवती चरण वर्मा का और नागर जी का लखनऊ था। हमने उस लखनऊ में भी आंखें नहीं खोली जो जिसमें नैयर मसूद तबोताब के साथ लिख रहे थे। हमको तो यही लखनऊ मिला जिसमें हम आज हैं। तो लेकिन हमें ये जरूर लगता है कि कुछ बात तो थी लखनऊ में, तो वो बात अगर लखनऊ में थी और अगर हम उसको लोगों तक पहुंचा दें तो फिर वो बात फिर से बन जाएगी। तो बदला है लखनऊ, बिल्कुल बदला है और तासीर में भी कुछ फर्क आया होगा। लेकिन शहर बनते भी सदियों में, तहजीबें बनते भी सदियों में और इतनी जल्दी नष्ट भी नहीं होती। तो कोई वक्ती तौर पर कोई खतरा जरूर नजर आता है, लेकिन कुल मिलाकर शहर अपने आप को बचा ले जाते हैं। तो वो एक कोशिश लखनऊ के साथ भी हमें तो, बल्कि ये लखनऊ जो अभी का लखनऊ है वो आज से 10 साल पहले के लखनऊ से बेहतर लगता है। इस आज के लखनऊ में ज़्यादा अवेयरनेस है अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी रिवायात को लेकर, अपनी ज़बान को लेकर, अपनी तहजीब को लेकर, जो शायद आज से 10 साल पहले नहीं थी। और तभी ये है कि इस तरह की किताब लोग पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, क्योंकि ये बातें अगर आज से 10 साल पहले की जाती तो हमने तो वो भी लखनऊ देखा है कि जहाँ मतलब कोई अवधी बोलता था तो अवधी को कितने में ये जो लखनऊ की फ्यूडल फैमिलीज हैं ये सब उसको देहाती ज़बान, वो अवधी का नाम भी अवधी नहीं जानते थे, वो उसको देहाती ज़बान कहते थे।
तो उनको देहाती ज़बान को कौन बताए कि भैया इसी देहाती ज़बान में पद्मावत भी लिखा जा चुका था इतने सैकड़ों साल पहले, और रामचरितमानस भी लिखा जा चुका था। और तो ये दौर तो अच्छा दौर है, इसमें कम से कम इन चीज़ों पर बात हो रही है, लोग समझ रहे हैं। तो उम्मीद है किया तबाह तो दिल्ली ने भी बहुत बिस्मिल, मगर खुदा की कसम लखनऊ ने लूट लिया है। हिमांशु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका, और अर्चना जी का खास शुक्रिया, कलम का शुक्रिया, और प्रभा खेतान फाउंडेशन का शुक्रिया। मुझे मतलब ये लग रहा था कि लखनऊ पर बातचीत होगी, दिल्ली में होगी, किस तरह से होगी, लेकिन अच्छी होगी। दिनेश नंदिनी डालमिया फाउंडेशन, प्रभा खेतान फाउंडेशन और दिल्ली कलम एहसास की ओर से हमारे मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया। हिमांशु जी को जो हमारा एक कस्टम है सूवेनियर देने के लिए, मैं रिक्वेस्ट सुनील मेहरा। सर थोड़ा हाथ जी 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 जी। नमस्कार, मैं हूं हिमांशु बाजपेयी और मैं आज यहाँ हिस्सा बना प्रभा खेतान फाउंडेशन की जो मुहिम है कलम, साथ ही एहसास वुमन ऑफ दिल्ली और दिनेश नंदिनी रामकृष्ण डालमिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में एक शाम हुई जिसमें मुझसे कुछ बातें की गई। और ये एक्सपीरियंस इसलिए भी अच्छा रहा क्योंकि कुछ बहुत अच्छे सुनने वाले सामईन यहाँ पर मौजूद थे, कुछ मेरे बहुत करीबी दोस्त भी थे, सुनील मेहरा जो फेलो दास्तान को हैं वो थे, और कुछ अच्छी बातें हुई। और ख़ास तौर पर किताब के बारे में जब बात होती है, यूँ तो किताब के बारे में बात करना कोई ज़रूरी नहीं है, जो पाठक जो समझता है वही बड़ी चीज़ है, लेकिन जब अपनी बात रखने का मौका मिले तो ज़रूर कुछ बातें नई निकल कर के आती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और कलम के और भी इवेंट्स होते हैं तो मुझे भी, मैं उनका भी हिस्सा बनने का ख्वाहिशमंद हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का।